हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। हम डीसी मशीन पढ़ रहे थे। हमने डीसी मशीन में डीसी जनरेटर की क्लासिफिकेशन को देख रहे थे, जिसमें हमने शंट वाउंड डीसी जनरेटर के सर्किट डायग्राम, वोल्टेज इक्वेशन तथा करंट इक्वेशन को देखा। आज के इस लेक्चर में हम शंट वाउंड डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डीसी शंट जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक हम 3 तरीके से देखेंगे। तो हमारा पहला क्या है, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। नो लोड कैरेक्टरिस्टिक या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को लिख सकते हैं आप मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक, या फिर इसी को ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या इसे नो लोड कैरेक्टरिस्टिक को क्या क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तीसरा क्या है, एक्सटर्नल। ठीक है, हम डीसी शंट जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक को कितने प्रकार से, 3 प्रकार से देखेंगे। नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, जिसे मैग्नेटिक या ओपन सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल मतलब आंतरिक अभिलक्षण, और एक्सटर्नल मतलब बाहरी, मतलब जो हमें आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त हो रहा है उसका। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो हम नो लोड कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच देखेंगे, नो लोड पे उत्पन्न ईएमएफ, ई नॉट मतलब नो लोड पे उत्पन्न ईएमएफ, और फील्ड करंट। शंट है क्योंकि हमारा कौन सा जनरेटर है, शंट जनरेटर है, तो शंट करंट या शंट फील्ड करंट इसे बोलेंगे, मतलब ये फील्ड करंट है। ठीक है, नो लोड का मतलब क्या है कि हमारा जो मतलब जनरेटर वो लोड से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपका लोड। ठीक है, इसमें करंट, लोड करंट, इसमें ये आपका शंट फील्ड है। ठीक है, और ये आपका आर्मेचर है। ठीक है, यही तो था। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो जनरेटर है लोड से कनेक्टेड नहीं है। देखिए, कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे ये नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, क्या है, हम क्या देखेंगे, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, या फिर इसे ओपन सर्किट बोलते हैं, मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे हम क्या लेंगे, करंट को लेंगे। क्या, करंट को। ठीक है, मात्रक एम्पियर। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा करंट होगा, आपका फील्ड करंट होगा। ठीक है, क्या होगा, फील्ड करंट। ठीक है, यहाँ क्या लेंगे हम, पोटेंशियल लेंगे वाई अक्ष पे, तो इसका मात्रक वोल्ट।
ठीक है। यहाँ क्या होगा आपका ई नॉट, मतलब नो लोड कंडीशन में उत्पन्न ईएमएफ, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर नो लोड वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका जनरेटर मतलब नो लोड कंडीशन में है, मतलब नो लोड कंडीशन में है, तो आपका जो ई नॉट, मतलब ई नॉट उत्पन्न हो रहा, मतलब नो लोड कंडीशन में उत्पन्न ईएमएफ जो है वो ज़्यादा प्राप्त होगा। क्यों ज़्यादा प्राप्त होगा? जबकि लोडेड कंडीशन के अपेक्षा जो हमारा ईजी है, मतलब ईजी क्या है, जनरेटेड ईएमएफ है, लेकिन कब? लोडेड कंडीशन में, तो उससे ज़्यादा ई नॉट होगा। क्या होगा? उससे ज़्यादा ई नॉट। ई नॉट मतलब नो लोड कंडीशन में उत्पन्न ईएमएफ ज़्यादा होगा ईजी से, ठीक है, ठीक है। तो जो ई नॉट है, मतलब उत्पन्न ईएमएफ है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मतलब ये दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक जनरेटर की स्पीड पे, एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस पे, ठीक है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ है क्रांतिक प्रतिरोध से, ठीक है। आपका जो वो क्या ई नॉट है वो किस पे डिपेंड करेगा? स्पीड पे, ठीक है। क्या करेगा? स्पीड पे। तो चलिए देखते हैं, हमने यहाँ 3 तरीके के स्पीड लिए हैं। पहला N1, फिर दूसरा N2, N3, मतलब जनरेटर का 3 स्पीड हम देखेंगे। N1 क्या है? बड़ा है N2 से, और N2 बड़ा है N3 से। अगर हम मान लें, जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे N1 आपका स्पीड ज़्यादा है किससे? N2 से, ठीक है। हम जनरेटर के 3 स्पीड पे देखेंगे। मान लीजिए आपका 1500 आरपीएम था पे घूम रहा था जनरेटर, ये आपका 1000 आरपीएम पे, ठीक है, और ये आपका 500 आरपीएम पे, एग्जाम्पल पे। तो N1 का स्पीड ज़्यादा है, N2 का कम है, फिर N3 का उससे कम है, ठीक है। इन 3 स्पीड पे हम देखेंगे, ठीक है। तो N1 के लिए देखते हैं। देखिए पहला आपका क्या, देखिए N1 के लिए आपका पोटेंशियल क्या है? बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है? पोटेंशियल कांस्टेंट हो जा रहा है। क्यों इस पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि पोल अपने सेचुरेशन पॉइंट पे पहुँच गया है, और सेचुरेशन मतलब पोल सेचुरेट हो गया है, ठीक है। ये क्या है? सेचुरेशन पॉइंट। मतलब पोल क्या हो गया? अब सेचुरेट हो चुका है, मतलब वो अपने सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है। सेचुरेशन क्या है? जब हम सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक को देख रहे थे, तो हमने वहाँ बताया था सेचुरेशन आपका क्या होता है, ठीक है। पहले देखिए क्या हुआ, आपका पोटेंशियल बढ़ रहा था जैसे ही, लेकिन आपका इस पॉइंट पे क्या पोल सेचुरेट हुआ, मतलब अब पोल आपका सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया, तो क्या पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, मतलब अब वोल्टेज का मान नहीं बढ़ रहा है, लेकिन करंट, हमारा फील्ड करंट का मान बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा वोल्टेज प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर क्या है? E01, ठीक है, ठीक है। अब N2 स्पीड के लिए हम देखेंगे, मतलब पहले हमने N1 स्पीड के लिए देखा, तो ऐसे इसमें भी हो रहा है क्या? पहले आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही आपका पोल इस पॉइंट पे क्या सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंचा, आपका पोटेंशियल क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो इसके द्वारा प्राप्त पोटेंशियल क्या है? यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे E02, देखिए E02, E01 और E02 के बीच गैप दिख रहा है, मतलब E0 का पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब वोल्टेज ज़्यादा है, और E02 का वोल्टेज कम है। ये क्यों हो रहा है? ये स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। पहले हमारा स्पीड क्या था? ज़्यादा था, N2 से क्या था? ज़्यादा था, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल मतलब उत्पन्न ईएमएफ नो लोड कंडीशन में ज़्यादा प्राप्त हुआ। जैसे ही हमने स्पीड कम किया, तो पोटेंशियल भी हमारा उत्पन्न ईएमएफ भी घट गया, ठीक है। अब इसी N3 मतलब तीसरी स्पीड के लिए देखेंगे हम। जब N3 स्पीड से हमारा जनरेटर मतलब घूम रहा था, देखिए इसमें भी वही कंडीशन हुआ आपका। पहले आपका क्या मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही पोल अपने सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंचा, वो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। तब यहाँ पर देखिए आपका E03, तो इसके बीच फिर डिफरेंस दिखा। क्यों? क्योंकि स्पीड हमने और घटा दिया जनरेटर का, तो हमारा जो उत्पन्न ईएमएफ है वो भी घट गया, ठीक है।
तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा स्पीड है मतलब उत्पन्न ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे। अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं जनरेटर का तो उत्पन्न ईएमएफ भी नो लोड कंडीशन में बढ़ेगा, और अगर घटा रहे हैं तो ये भी घटेगा, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ देखिए, बी और सी और डी क्या है, यहाँ क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, मतलब जो आपका ये कर्व प्राप्त हो रहा है इतने स्पीड पे रेजिस्टेंस का क्रिटिकल वैल्यू इतना होना चाहिए, ठीक है। क्या कहने का मतलब ये है कि जो आपको ये कर्व N1 के लिए प्राप्त हो रहा है इतने स्पीड पे, N1 स्पीड पे जो आपके रेजिस्टेंस का क्रिटिकल वैल्यू है इतना होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है O और A के बीच ये डिफरेंट क्यों दिख रहा है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण। ठीक है, आपको ये तो पता है, जब हम सीरीज और डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक को बता रहे थे तब बताए थे कि आपका जो मूल बिंदु से ना शुरू होकर कुछ ऊपर पॉइंट से क्यों शुरू होता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण, ठीक है। तो ये आपका नो लोड कैरेक्टरिस्टिक हो गया, या आप इसी को कह सकते हैं क्या, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे अगला, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच देखेंगे हम, ईजी मतलब लोडेड कंडीशन में, मतलब उत्पन्न ईएमएफ और आर्मेचर करंट, ठीक है। अब इंटरनल मतलब अब पहले आपका क्या था, जनरेटर नो लोड कंडीशन में था, अब क्या है, अब आपका जो जनरेटर है लोडेड कंडीशन में है, तो उसके द्वारा उत्पन्न ईएमएफ जो होगा हमारा वोल्टेज वो, और आर्मेचर में उत्पन्न करंट मतलब आर्मेचर करंट के बीच देखेंगे। तो ठीक है, इसका ग्राफ अब देखते हैं। ठीक है, हम क्या देखेंगे अब, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक किसके किस बीच देखेंगे, उत्पन्न ईएमएफ लोडेड कंडीशन में और आर्मेचर करंट के बीच, ठीक है। तो एक्स अक्ष पे क्या लेंगे, करंट एम्पियर वहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सा हम इसी पे किस किस का देखेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इसी पे देखेंगे। तो यहाँ पर आर्मेचर करंट और क्या होगा, लोड करंट, ठीक है। और यहीं पे आपका यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, यहाँ पर पोटेंशियल लेंगे तो वोल्ट, ठीक है। तो आपका यहाँ ईजी होगा और एक बी होगा, ठीक है। और ओ से एक के बीच ये क्या देख रहे हैं आप, दो अंतर है, ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, ठीक है, के कारण ये अंतर दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, जो आपको ए से बी का कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है ये क्या है, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, क्या है, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्या है, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक।
आपका नो लोड कैरेक्टरिस्टिक कैसे दिख रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में, मतलब सीधी रेखा में प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है वो इस पॉइंट से शुरू हो रहा था, जबकि इस वाले में क्या, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ए और बी के बीच अंतर इतना था। अगर यही रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आपका यहाँ प्राप्त हो रहा था होता तो आपका यहाँ भी जो नो लोड का कैरेक्टरिस्टिक होता वो स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा प्राप्त होता। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या देखना है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब हम किसके बीच देखेंगे, लोड के कारण, मतलब अब हमारा लोडेड कंडीशन में है तो उसके द्वारा उत्पन्न ईएमएफ और लोड करंट, मतलब यहाँ आर्मेचर करंट है। ठीक है, तो आप पढ़े थे शंट सर्किट में, शंट जनरेटर के सर्किट में हमने करंट इक्वेशन देखा था, IA बराबर IL प्लस ISH। ठीक है, यही होता है। ठीक है, आपने करंट इक्वेशन पढ़ा था यही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये आर्मेचर करंट है। अब इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। अब क्या है, हमारा जनरेटर लोडेड कंडीशन में है। पहले हमने नो लोड, मतलब लोड नहीं जुड़ा था, अब क्या है, लोड जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर लोड जुड़ा है तो अगर हम लोड बढ़ाएंगे तो हमारा लोड करंट बढ़ेगा। अगर लोड करंट बढ़ रहा है तो आर्मेचर करंट भी बढ़ेगा, और अगर आर्मेचर करंट बढ़ रहा है तो क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन होगा। क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन होगा। और आर्मेचर रिएक्शन होने से क्या होता है, जनरेटर के केस में उत्पन्न ईएमएफ घट जाता है। क्या, उत्पन्न ईएमएफ घट जाता है। ठीक है, तो जो हमारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है तो यही हमारा कौन सा है, ये वाला इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन ये हमें जो क्यों, मतलब नो लोड कैरेक्टरिस्टिक से क्यों कम प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अब ये लोडेड कंडीशन में है। लोडेड कंडीशन में होने के कारण जैसे ही लोड से जोड़ेंगे और लोड बढ़ाएंगे तो हमारा लोड करंट बढ़ेगा, तो उसके साथ आर्मेचर करंट बढ़ेगा। आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, अब आर्मेचर रिएक्शन होगा। तो जो बी और सी के बीच आप डिफरेंट देख रहे हैं, किसके कारण हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। आर्मेचर रिएक्शन के कारण अब क्या हो रहा है, हमारा वोल्टेज, मतलब उत्पन्न ईएमएफ घट रहा है। ठीक है, तो आपका जो ये था, ये तो आपका E0 था, और ये जो है EG है। तो EG जो है E0 से कम होगा। क्यों कम होगा, जब नो लोड कंडीशन में किसी प्रकार का आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रहा था ना, किसी प्रकार के रेजिस्टेंस का ड्रॉप था। ठीक है, तो जो नो लोड कंडीशन में उत्पन्न ईएमएफ था वो EG से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जब लोडेड कंडीशन में होगा तो यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन हो रहा, और आर्मेचर रिएक्शन होने से जनरेटर के केस में उत्पन्न ईएमएफ घट जाता है। ठीक है, तो आपको जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक में ये गैप देखने को मिल रहा है बी और सी के बीच, ये क्यों देखने को मिल रहा है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक था, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये कौन सा था, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, एक्सटर्नल। ये किसके बीच देखेंगे, एक्सटर्नल मतलब बाहरी। ठीक है, ये जो हमारा आउटपुट में प्राप्त वोल्टेज है और लोड करंट के बीच देखेंगे। तो आपका जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है यही है। ठीक है, क्या है, यही। ठीक है, ये है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हमें तो इतना पता है बी और सी के बीच जो डिफरेंट है वो आर्मेचर रिएक्शन के कारण दिख रहा है, लेकिन हमारे सी और डी के बीच जो डिफरेंट दिख रहा है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के कारण, ये किस कारण से दिख रहा है। तो आपने
जब शंट जनरेटर के सर्किट डायग्राम में वोल्टेज इक्वेशन देखा होगा तो आप जानते हैं बी बराबर होता है Eg माइनस आई ए इंटू आर ए, क्या है आर ए, ठीक है। आप अब यहाँ देखिए, अब भी हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, जनरेटर लोडेड कंडीशन में है, ठीक है। जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे तो हमारा क्या लोड करंट बढ़ेगा, अगर लोड करंट बढ़ रहा है तो आर्मेचर करंट भी बढ़ेगा। तो इस इक्वेशन देखिए, अगर आर्मेचर करंट बढ़ रहा है तो यहाँ पर ड्रॉप होगा, क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो ये तो हमारा क्या था, Eg था। मान लीजिए अगर आपका Eg था 40 और आपका ड्रॉप जो हो रहा है 20 वोल्ट का, तो आउटपुट में मतलब B बराबर कितना 20 वोल्ट प्राप्त होगा। तो जो आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में है जो वोल्टेज होगा मतलब पोटेंशियल वो कम प्राप्त होगा Eg से, मतलब आपको B जो होगा वो कम प्राप्त होगा। तो इसलिए जो C और D के बीच डिफरेंट आपको दिख रहा है किसके कारण, आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण। क्यों, आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण। आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, ड्रॉप होगा, वोल्टेज के रूप में ड्रॉप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है किस कारण से दिख रहा है, आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है। क्यों, देखिए आपका जनरेटेड मतलब जनरेटेड EMF लोडेड कंडीशन में Eg यहाँ पर इस पॉइंट पे मान लीजिए अगर आपको 40 प्राप्त हुआ था, तो अब जब हम लोड के रूप में आउटपुट में प्राप्त करेंगे B, तो क्या एक प्रकार के ड्रॉप हो रहा है, क्या IA इंटू RA के रूप में। तो अगर वो ड्रॉप मान लीजिए 20 वोल्ट का हो रहा है तो आपको टोटल आउटपुट में वोल्ट कितना 20 वोल्ट प्राप्त होगा। तो क्या ग्राफ हमारा नीचे प्राप्त होगा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक की अपेक्षा, ठीक है। तो जो आपको C और D के बीच गैप दिख रहा है वो किसके कारण, आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये आपका कौन सा ग्राफ था, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक का, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर देखें, जो आपका डी पॉइंट है, क्या है, डी पॉइंट है, इस पॉइंट पे लोड करंट का मान अधिकतम प्राप्त होता है। या फिर आप कह सकते हैं इस पूरे ग्राफ में या इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक में जो हमारा करंट का मान होता है इस पॉइंट डी पर अधिकतम मतलब मैक्सिमम प्राप्त होता है, ठीक है। क्या, लोड करंट का मान मैक्सिमम प्राप्त होता है, ठीक है। लोड करंट का मान मैक्सिमम या अधिकतम प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और देखने को मिलता है, जैसे जैसे हम फिर करंट का मान मतलब लोड बढ़ाएंगे तो हमारा लोड करंट बढ़ेगा, तो क्या पोटेंशियल घटने लगता है, क्या पोटेंशियल घटने लगता है। यहाँ पर देखें, इस पॉइंट डी के बाद जैसे हम करंट बढ़ाएंगे और या लोड बढ़ाएंगे तो क्या पोटेंशियल घटेगा। क्यों घटेगा, देखिए आपका यही है, ठीक है, पॉइंट डी तक, ठीक है। आप इसके आगे फिर से और लोड बढ़ाने लगे, लोड बढ़ाएंगे तो क्या लोड करंट का मान बढ़ेगा। अगर लोड करंट का मान बढ़ा है तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, और अगर आर्मेचर करंट यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ पर ड्रॉप भी बढ़ेगा। अगर आपका 50 था तो ड्रॉप मान लीजिए 30 हो गया तो आपको 20 मिला, ठीक है। लेकिन आप और लोड बढ़ा रहे हैं तो करंट का मान और बढ़ रहा है, लोड करंट का मान, तो आर्मेचर करंट भी बढ़ रहा था। अब आपका जनरेटेड EMF 50 ही था, लेकिन अब ड्रॉप कितना हो गया 40 मान लीजिए, तो आपको आउटपुट में अब कितना प्राप्त हो रहा है 10 ही वोल्ट प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल घटने लगता है, लेकिन उसके साथ आपका करंट भी घटने लगता है। मतलब देखिए, ये देखिए करंट पीछे जाने लगा, मतलब अब करंट भी घट रहा है। क्यों, आपको ओम के नियम से पता है, B अंकुरमानुपाती I के, ठीक है, B अंकुरमानुपाती I के। अगर वोल्टेज घट रहा है तो करंट भी घटेगा, ठीक है।
तो हमारा मतलब पोटेंशियल मतलब वोल्टेज के साथ फिर करंट भी घटने लगता है, ठीक है। तो ये आपका था एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और फिर हमने इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक को देखा और नो लोड कैरेक्टरिस्टिक को देखा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम कंपाउंड डीसी जनरेटर के सर्किट डायग्राम को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।